हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधाराओं के अंतर्गत पार्ट 1 देखेंगे और पार्ट 1 में उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद और नव उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स को रिवीजन के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ आज का ये पहला वीडियो और एग्जाम टाइम सीरीज का ये छठा वीडियो है। प्रयास यही है कि एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट रिवीजन के रूप में कवर किया जाए और उसी क्रम में आज छठा वीडियो आप सभी के सामने है। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उदारवाद। उदारवाद का जनक या पिता जॉन लॉक को माना जाता है। उदारवाद को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद, आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद और समकालीन उदारवाद। जो समकालीन उदारवाद है उसके दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला नव उदारवाद और दूसरा समतावाद। नव उदारवाद को न्यू लिबरलिज्म या स्वच्छता तंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आया था। वहीं अब बात कर लेते हैं परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद। तो ये राज्य के हस्तक्षेप यानी लेसेस फेयर व व्यक्तिवाद पर बल देता है। इसका विकास 17वीं एवं 18वीं सदी यूरोप में हुआ था और इसके समर्थकों में लॉक, स्पेंसर, थॉमस पेन, एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं आधुनिक या सकारात्मक उदारवाद के बारे में। तो ये इसका मानना सार्थक हस्तक्षेप व राज्य की कल्याणकारी भूमिका पर बल देता है। इसका विकास 19वीं और 20वीं सदी में हुआ था। इसके समर्थकों में जेएस मिल, ग्रीन, लास्की, मैकाइवर, बार्कर और हाबहाउस, केन्स, GDH कोल और टानी आते हैं। वहीं जो परंपरागत उदारवाद है, इसे रात्रि प्रहरी राज्य का समर्थक माना जाता है और ये पूंजीवाद राज्य का भी समर्थक है। आगे देखते हैं विस्तार पूर्वक। आप जानेंगे उदारवाद क्या है। तो उदारवाद का विकास यूरोप में हुआ। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति तथा वाणिज्यवाद ने इसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह परंपरावाद, रूढ़िवाद एवं सामंतवाद के विरुद्ध एक प्रक्रिया व समाज दर्शन है। 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति को प्रथम उदारवादी क्रांति कहा जाता है, जिसने लाक जैसे महान उदारवादी को पैदा किया। फिर अमेरिकन क्रांति 1776 व फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने इसे आगे बढ़ाया। लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति शब्द लिबर से हुई है, जिसका तात्पर्य है स्वतंत्रता या आजादी। उदारवाद के 3 पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सामाजिक पक्षों को। तो अंतःकरण व आस्था की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक सहिष्णुता व सर्वधर्म समभाव की स्वतंत्रता होती है, धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति का समर्थन और सामाजिक समता पर बल देता है। अब बात करेंगे आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष पर। तो आर्थिक पक्ष का पहला बिंदु है, ये खुले बाजार का समर्थन करता है। वहीं राजनीतिक पक्ष पर पहला पॉइंट है, प्रजातंत्र व प्रतिनिधित्वमक शासन का समर्थन करता है। आर्थिक पक्ष का अगला बिंदु है पूर्ण प्रतियोगिता, फिर मुक्त व्यापार का समर्थक है और हस्तक्षेप का समर्थक है और पूंजीवाद का समर्थन भी करता है। वहीं राजनीतिक पक्ष में हम देखेंगे तो सीमित सरकार का समर्थन करता है और राज्य एक आवश्यक बुराई के रूप में मानता है। वहीं आर्थिक पक्ष में ये परंपरागत उदारवाद जो है वो मनुष्य की विवेकशीलता पर बल देता है। वहीं अब हम कह सकते हैं और हाबहाउस ने कहा भी है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा उदारवाद की आत्मा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब बात करते हैं परंपरागत या क्लासिकल उदारवाद क्या है। इसे नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है।
या व्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता, रात्रि प्रहरी राज्य तथा आर्थिक क्षेत्र में लेसेस फेयर यानी हस्तक्षेप का समर्थन करता है। यह वैज्ञानिक डार्विनवाद यानी स्पेंसर सामाजिक क्षेत्र में है का समर्थन करता है। स्पेंसर कहते हैं कानून एक पाप है तथा कानून बनाने वाले पापी हैं। वहीं स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता पर बल दिया तथा राज्य को सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी लिमिटेड कंपनी भी कहा है। वहीं फ्रेमैन ने कहा है कि वही राज्य सबसे अच्छा है जिसका शासन सबसे कम हो। परंपरागत उदारवाद समानता की बजाय स्वतंत्रता पर बल देता है तथा स्वतंत्रता, समानता, न्याय व अधिकारों के औपचारिक स्वरूप का समर्थन करता है, तात्विक का नहीं। अर्थात स्वतंत्रता, समानता आदि में राजनीतिक व वैधानिक रूपों का समर्थन करता है, आर्थिक व सामाजिक का नहीं। यह अणुवादी समाज का समर्थन करता है। अणुवाद व्यक्तिवाद पर आधारित समाज होता है। अब बात करते हैं स्वेच्छातंत्रवाद के बारे में। इसे नव उदारवाद या नव दक्षिणपंथ भी कहते हैं। यह नकारात्मक उदारवाद का समकालीन रूप है जो समानता की बजाय स्वतंत्रता पर बल देता है। एफ ए हेग के मुक्त आर्थिक क्षेत्र व राज्य के समाज कल्याणकारी कार्यों से हाथ वापस खींचने यानी रूलिंग बैक द स्टेट जैसे विचारों को इंग्लैंड में 80 के दशक में मार्गरेट थैचर व यूएसए में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने समर्थन दिया है। इसी से भूमंडलीकरण, उदारीकरण व निजीकरण का आरंभ हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में तथा डब्ल्यूटीओ जैसा संगठन अस्तित्व में आया है। आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद के बारे में बात करते हैं। 1860 के दशक के बाद सकारात्मक उदारवाद का उदय हुआ। यह रात्रि प्रहरी राज्य की बजाय कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। इसके उदय में मार्क्स की लाल क्रांति का भय, 1917 की रूस की साम्यवादी क्रांति, जेएस मिल के राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप के विचारों, ग्रीन द्वारा 3 सामाजिक बुराइयों अज्ञानता, नशाखोरी व निर्धनता के उन्मूलन हेतु राज्य की सकारात्मक कार्यवाही, कीन्स के कल्याणकारी आर्थिक दर्शन व ब्रेवरिज रिपोर्ट 1942 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रीन कहते हैं राज्य बाधाओं को बाधित करता है और राज्य का आधार इच्छा है न कि शक्ति। यह राज्य व व्यक्ति दोनों को महत्व देता है तथा अणुवादी समाज का विरोधी है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि के तात्विक पक्ष पर बल देता है। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप पर बल देते हैं। इसे केन्सवाद भी कहा जाता है क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में केन्स द्वारा हस्तक्षेप का समर्थन किया गया था। कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है सिटीजन एंड चर्चमैन, कौन सी पुस्तक है, सिटीजन एंड चर्चमैन में किया है। मैकाइवर की बुक मॉडर्न स्टेट भी कल्याणकारी राज्य का समर्थन करती है। 1942 में आई ब्रेवरीज रिपोर्ट की सिफारिशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई क्लीमेंट इटली की सरकार ने लागू किया। अतः ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कल्याणकारी राज्य का घर किसे कहा जाता है, तो कल्याणकारी राज्य का घर जो है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। इंग्लैंड में इसका मुख्य समर्थक लास्की तथा कनाडा में मैकाइवर था जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक मॉडर्न स्टेट है, जिसने सेवाधर्मी यानी सर्विस स्टेट के राज्य का समर्थन किया है। सकारात्मक उदारवाद जब समाजवाद के निकट पहुंच जाता है तो उसे इंग्लैंड में फेबियनवाद जबकि अन्य देशों में प्रजातांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। अब बात करते हैं समतावाद की। तो यह सकारात्मक उदारवाद का समकालीन पक्ष है जो स्वतंत्रता, समानता, द्वंद्व में समानता का पक्ष लेता है तथा न्याय, स्वतंत्रता, समानता के तात्विक पक्षों का समर्थन करता है। इसके प्रमुख समर्थकों में जॉन रॉल्स, अमर्त्य सेन, रोनाल्ड ड्योरकिन, एरिक रोकोवस्की का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिवाद पर, और व्यक्तिवाद जो है उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उदारवाद 16वीं सदी की विचारधारा है और उदारवाद के दो रूप हैं, एक तो नकारात्मक उदारवाद, दूसरा सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद 17वीं सदी में जन्म लेता है और 17वीं-18वीं सदी में चरम पर पहुंचता है, जबकि सकारात्मक उदारवाद 19वीं सदी में प्रारंभ होता है जिसका आधार सकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक उदारवाद को व्यक्तिवाद के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और व्यक्तिवाद के संस्थापक जॉन लॉक को माना जाता है। हाब्स प्रथम विचारक है जिसने व्यक्तिवाद का प्रयोग किया। अब यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर लेना है कि व्यक्तिवाद का जनक या संस्थापक पूछा जाए तो जॉन लॉक होगा, और हाब्स ऐसा प्रथम विचारक है जिसने अपने विचारधारा में व्यक्तिवाद का प्रयोग किया है। वाहन कहते हैं लॉक के दर्शन में व्यक्ति के चारों ओर संसार की सभी भौतिक वस्तुएं चक्कर लगाती हैं, और व्यक्तिवाद लॉक के दर्शन में चरम पर पहुंच जाता है और रूसो के यहाँ यह समष्टिवाद में परिवर्तित हो जाता है।
रूसो कभी समाजवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सदैव समष्टिवाद या समुदायवाद शब्द का प्रयोग किया है। व्यक्तिवाद का मूल सिद्धांत लेसेस-फेयर है, जिसका अर्थ है मुझे अकेला छोड़ दो। व्यक्तिवाद का अर्थ है व्यक्ति को उसकी इच्छा पर छोड़ दें और राज्य उसके कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करे। व्यक्तिवाद राज्य को उसी समय हस्तक्षेप की अनुमति देता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य में स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप करके व्यक्तित्व विकास को बाधित करता है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अनुसार कम से कम शासन करने वाला राज्य या सरकार सबसे अच्छा माना जाता है, यानी मिनिमम गवर्नेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेट। व्यक्तिवाद को सबसे पहले आधार दिया एडम स्मिथ ने, वह भी आर्थिक क्षेत्र में। जॉन लॉक वह प्रमुख विचारक है जिसने वास्तविक रूप में व्यक्तिवाद को स्थापित किया। व्यक्तिवाद राज्य को मुख्य रूप से सुरक्षा संबंधी कार्य करना चाहिए। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, किस विचारधारा के समर्थकों का मानना है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि व्यक्तिवादियों ने ऐसा माना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादियों ने सरकार के अधोलिखित कार्यों का वर्णन किया है। पहला है विदेशी आक्रमण से राज्य और व्यक्तियों की रक्षा करना। दूसरा है व्यक्ति की व्यक्ति से रक्षा करना। तीसरा है संपत्ति की सुरक्षा करना। चौथा है व्यक्तियों को की झूठे अनुबंधों यानी शर्तों से रक्षा करना और अनुबंध तोड़ने वालों को दंडित करना। पांचवा है अयोग्यों की रक्षा करना। अगला है अवरोधक बुराइयों से व्यक्तियों की रक्षा करना, जैसे प्लेग, मलेरिया, कोविड-19 आदि अवरोधक बुराइयों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अब व्यक्तिवाद के आधारों पर चर्चा करते हैं। तो व्यक्तिवाद के निम्नलिखित आधार इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाद का आधार नैतिक आधार, राजनीतिक अधिकार, वैज्ञानिक आधार और आर्थिक आधार। दोस्तों, अब बात करते हैं व्यक्तिवाद के नैतिक आधार को लेकर के। तो व्यक्तिवाद का यह आधार स्पष्ट करता है कि व्यक्ति की उन्नति तभी हो सकती है जब वह अपने विचारों को प्रकट करने तथा अंतःकरण के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र हो। प्रत्येक व्यक्ति को अपने नैतिक विकास के लिए, चरित्र निर्माण के लिए अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यदि राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो व्यक्ति का चारित्रिक विकास बाधित हो जाता है और समाज एवं राज्य की गंभीर क्षति होती है। राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप से अधोलिखित चीजें नष्ट हो सकती हैं। पहला व्यक्ति का उत्साह, दूसरा आत्मविश्वास, तीसरा आत्म सहायता, चौथा स्वावलंबन। हमबोल्ट ने स्पष्ट करते हुए लिखा है, मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य जिसको विवेक के दृढ़ आदेशों के ने निर्धारित किया है, मानवीय शक्तियों का उच्चतम और अधिकतम विकास करना है। अब बात करते हैं व्यक्तिवाद के राजनीतिक आधार पर। तो राजनीतिक विचारकों के अनुसार व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक सहभागी बनाने के लिए राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करना होगा। इस विचारधारा के अनुसार राज्य एक साधन है और व्यक्ति एक साध्य के रूप में होता है। व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए ही राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। राज्य व्यक्ति के भलाई के लिए ही है, ना कि व्यक्ति राज्य की भलाई के लिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य को हस्तक्षेप यानी कम से कम हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इसके प्रमुख समर्थक जो हैं व्यक्तिवाद के, वो हैं लॉक, मॉन्टेस्क्यू, जेम्स मिल और गेटेल। अब बात कर लेते हैं व्यक्तिवाद के वैज्ञानिक आधार के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर प्रथम विचारक है जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में जीव विज्ञान का सफल प्रयोग किया। हर्बर्ट स्पेंसर राजनीति शास्त्र में योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू करते हैं और इस सिद्धांत के अनुसार जो योग्य होगा उसका अस्तित्व बना रहेगा और जो अयोग्य होगा वह नष्ट हो जाएगा। स्पेंसर अयोग्य एवं अक्षम व्यक्तियों को राज्य संरक्षण न दे, क्योंकि ऐसा करने पर राज्य उन्हें नपुंसक यानी निर्बल बना देता है। स्पेंसर अनिवार्य शिक्षा, निर्धनों की सहायता, सामाजिक कानून में परिवर्तन इत्यादि का प्रयास लोगों को अक्षम बनाने के लिए हो रहा है। स्पेंसर का कथन है, राज्य निर्बल व्यक्तियों अयोग्यों की सहायता न करे और उन्हें खुली प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दे। यदि वह योग्य होंगे तो अस्तित्व में बने रहेंगे, यदि अयोग्य होंगे तो धूल में मिल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। और इसके प्रमुख समर्थकों में नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन का। अगला देखते हैं, बात करते हैं व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार। आर्थिक क्षेत्र में एडम स्मिथ पहला विचारक है जिसने राज्य को हस्तक्षेप के सिद्धांत के पालन का समर्थन किया है। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के जनक हैं। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद के जनक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य को आर्थिक क्रियाओं के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आर्थिक क्रिया का निर्धारण बाजारवादी प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए, जिससे जहां एक और पूंजीपति अधिक से अधिक पूंजी लगाकर लाभ कमा लेता है, वहीं दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग अपने श्रम का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर लेता है। वस्तु की कीमत और श्रम का मूल्य मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित होना चाहिए। आर्थिक आधार पर उसी राज्य को सबसे बेहतर मानता है जो कम से कम हस्तक्षेप करता है।
अब व्यक्तिवाद के आर्थिक आधार के प्रमुख समर्थकों में नाम आता है एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, पी हालैंड और माल्थस का। अब बात करते हैं व्यक्तिवाद की बुराइयां या कमियों को लेकर के। राज्य कोई बुराई नहीं बल्कि विकास का आधार है, जबकि व्यक्तिवाद राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। मुक्त प्रतिस्पर्धा की बात बिना सहयोग और सहकारिता के अनुचित है। अगली पॉइंट है गरीब, अयोग्य, वंचित लोगों के सहयोग से रोकना अमानवीय कर्तव्य है। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत अत्यंत भयानक है, जिसमें मानवता का कोई स्थान नहीं है। व्यक्ति की भलाई में केवल व्यक्ति का हित निहित है, समाज का नहीं, इसलिए समाज का विकास करना चाहिए, केवल व्यक्ति का नहीं। व्यक्तिवाद जिन उद्देश्यों को लेकर चलता है उसमें मानव कल्याण के लिए स्थान नहीं है। लास्की ने कहा है कि व्यक्तिवाद का अर्थ होगा निर्बल, अविकसित बुद्धि, अभागे घर और ऐसे कार्य जिनमें बहुसंख्यक प्राणी मानवीय रुचि का कोई स्रोत खोज नहीं सकते हैं। अब वहीं अब बात करते हैं आधुनिक व्यक्तिवाद के बारे में। तो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख समर्थकों में ग्राहम वोलास, नॉर्मन एंजल्स और मिस फॉलेट का नाम आता है। आधुनिक व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार व्यक्तिवाद तीन भ्रम पर आधारित है। पहला है हर व्यक्ति समान रूप से दूरदर्शी और उसमें क्या चाहता है, क्या समझने की समान क्षमता है। दूसरा है हर व्यक्ति इच्छित वस्तु को प्राप्त करने में समान रूप से सक्षम है और उसे चयन की समान स्वतंत्रता है। तीसरा है हर व्यक्ति की इच्छाओं की संतुष्टि और संपूर्ण समाज के कल्याण में ही समानता होती है। आधुनिक व्यक्तिवादी विचारकों का दृष्टिकोण है कि उक्त तीन भ्रमों के कारण व्यक्तिवाद का पतन हो गया और इसका स्थान समाजवाद ने ले लिया, आदर्शवाद ने लिया, जिसने व्यक्ति की स्वतंत्रता को कोई महत्व नहीं दिया। आधुनिक व्यक्तिवाद और 19वीं सदी के व्यक्तिवाद के मध्य अंतर यह है कि 19वीं सदी का व्यक्तिवाद राज्य की तुलना में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व देता है। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं आदर्शवाद के बारे में। सृष्टि का मूल तत्व चेतना है, न कि जड़ पदार्थ। आदर्शवाद भौतिकवाद का बिल्कुल अपोजिट है। इसके प्रमुख समर्थकों में नाम आता है कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले और बोशांके का। विचार क्या है? इसके दो विचार प्रमुख हैं। पहला है राज्य साध्य और व्यक्ति साधन है, यानी राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। आदर्शवाद ये पॉइंट पूछा गया है, ये पॉइंट परीक्षाओं में पूछा गया है कि राज्य साध्य और व्यक्ति साधन कौन सी विचारधारा मानती है, तो आदर्शवाद मानती है और इसके अनुसार राज्य महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। और दूसरा पॉइंट जो इसके विचार का है वो है राज्य एक नैतिक, पावन एवं सर्वशक्तिमान संस्था है। पुराने विचारकों में प्लेटो जहां आदर्शवादी था, वहीं आधुनिक आदर्शवाद का पिता कांट को माना जाता है। आधुनिक आदर्शवाद का जनक कांट को माना जाता है। कांट प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्य होने के नाते अपने आप में साध्य है, वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। प्रथम आदर्शवादी किसे माना जाता है, तो प्रथम आदर्शवादी प्लेटो को माना जाता है। अब आदर्शवाद के कुछ प्रमुख प्रकारों पर नजर डालते हैं। पहला है नैतिक आदर्शवाद, जिसके जनक प्लेटो हैं। बुद्धिवादी आदर्शवाद, जिसके जनक कांट हैं। निरपेक्ष आदर्शवाद के जनक हीगल हैं। हीगल कहता है कि आदर्शवाद का सर्वोच्च अधिकारी है और इसकी बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट्स, जो 1820 ईस्वी में आई थी। यानी हीगल को आदर्शवाद का सर्वोच्च अधिकारी कहा गया है। और राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है या विश्व में विवेक की मात्रा है, यह स्टेटमेंट हीगल का है। राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, यह भी कथन हीगल का है। और पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया स्टेटमेंट है और ये हीगल या हीगल का है। कानून का पालन करना ही स्वतंत्रता है, यह भी स्वतंत्रता के रूप में हीगल महोदय ने स्पष्ट किया है। वहीं ग्रीन कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकार से जुड़ी है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं और राज्य बाधाओं का बाधक है, यह कथन ग्रीन का है। इसके आदर्शवाद के बाद अब हम नजर डालते हैं नव उदारवाद पर। नव उदारवाद का परिचय देखते हैं। नव उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत नकारात्मक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए हस्तक्षेपवादी नीति यानी लीसेस फेयर पॉलिसी का प्रबल समर्थन किया जाता है। नव उदारवाद को समकालीन उदारवाद या स्वेच्छा तंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है। यह विचारधारा 1980 के दशक में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरोध में अस्तित्व में आती है। इसका मानना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकास के मार्ग में बाधा पैदा करता है, क्योंकि यह समाज के प्रतिभाशाली, कर्मठ तथा मेहनती व्यक्तियों पर टैक्स लगाकर समाज के अकर्मण्य, आलसी लोगों के लिए सुविधा प्रदान करता है, जो कि उचित नहीं है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप नव उदारवाद अस्तित्व में आता है, जिसका प्रथम प्रकटीकरण ब्रिटेन में थैचरवाद और अमेरिका में रीगनवाद के रूप में सामने आता है। उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत जब पूंजीवाद अपने उन्नत दौर में पहुंच जाता है, तब जे एस मिल और टी एच ग्रीन
R.H. टानी तथा H.J. लास्की जैसे विचारकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्थक बनाने हेतु राज्य की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया है। यहीं से कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है और अंततः 20वीं सदी के पूर्वार्ध में आर्क बिशप टेम्पल ने अपनी प्रसिद्ध रचना सिटीजन एंड चर्चमैन 1941 में जो आई थी, में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विधिवत रूप से प्रस्तुत किया। अतः आर्क बिशप टेम्पल को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जनक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर, और ये हमेशा ध्यान रखना कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जनक किसे कहा जाता है, तो आर्क बिशप बिशप टेम्पल को कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेब्रिज ने 1943 में अपनी रिपोर्ट में 5 बड़ी बुराइयों को दूर करने के संबंध में राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का समर्थन किया है। बेब्रिज रिपोर्ट को इटली सरकार ने लागू किया। इस प्रकार से ब्रिटेन विश्व का प्रथम कल्याणकारी राज्य बना। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उदारवाद की जिस बुराई को दूर करने हेतु कल्याणकारी राज्य का अवतरण होता है, नव उदारवाद उसको पुनः उसी गर्त में ढकेल देता है। नव उदारवाद को उदारवाद का नया संस्करण भी कहा जाता है, क्योंकि यह नव उदारवाद शास्त्रीय उदारवाद के मूल्यों और मान्यताओं को समकालीन विश्व में पुनः लागू करने का प्रबल समर्थन करता है। वहीं आगे देखते हैं, नव उदारवाद राज्य के व्यापक कार्यक्षेत्र को समेटने का समर्थन करता है। समकालीन विश्व में नव उदारवाद ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। नव उदारवाद का दार्शनिक आधार F.A. हेयक, आइजिया बर्लिन, मिल्टन फ्रीडमैन और रॉबर्ट नॉजिक के चिंतन में देखने को मिलता है। नव उदारवाद के प्रमुख प्रकार या शाखाओं पर चर्चा करते हैं। नव उदारवाद की 3 प्रमुख प्रकार या शाखाएं मानी जाती हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली प्रथम शाखा है। नव उदारवाद की प्रथम शाखा के अंतर्गत राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाता है। यह शाखा स्वतंत्र बाजार और सीमित सरकार आदर्श का प्रबल समर्थन करता है। इसका मानना है कि आधुनिक सरकारें लोक कल्याणकारी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य कर रही हैं, यह कार्य निजी क्षेत्र में और भी बेहतर हो सकता है। इसके प्रमुख समर्थक F.A. हेयक, मिल्टन और फ्रीडमैन है। द्वितीय शाखा जो है, नव उदारवाद की द्वितीय शाखा अतिवादी है, जिसे व्यक्तिवादी, स्वेच्छातंत्रवादी, अराजकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस शाखा को अराजक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसका मानना है कि राज्य का कोई भी कार्य आवश्यक कार्य नहीं है, यहाँ तक कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य भी निजी कर्मों के द्वारा किया जाना चाहिए। यह सीमित सरकार की अपेक्षा सरकार नहीं यानी नो गवर्नमेंट का समर्थन करता है, और इसके प्रमुख विचारक हैं रोथबर्ड, डेविड फ्रीडमैन। अगला जो शाखा है वो है तृतीय शाखा। नव उदारवाद की यह शाखा सर्वाधिक मान्य शाखा है। इसका मानना है कि सरकार का कुछ निश्चित कार्य है जो सीमित होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नव उदारवाद की तीसरी शाखा को अत्यल्प राज्य स्वेच्छातंत्रवाद के नाम से भी जाना जाता है, और इसके प्रमुख समर्थक आर.एन. रैंड, लुडविल बोन, मिसेस और रॉबर्ट नाजिक हैं। नव उदारवाद के प्रमुख विचारकों को जानते हैं। F.A. हेक का विचार क्या है? हेक ने अपनी प्रसिद्ध रचना द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी 1960 के अंतर्गत नव उदारवादी विचारधारा का आधार प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। हेक का मानना है कि व्यक्ति की प्रतिभा, योग्यता, क्षमता भिन्न भिन्न होती है, अतः समाज में आय व संपदा के स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। इन्होंने व्यक्तिवादी, अणुवादी समाज और बाजारवादी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया है। हेक ने कल्याणकारी राज्य के औचित्य पर करारा प्रहार भी किया है। हेक ने प्रगतिशील करारोपण का तीव्र विरोध किया है, क्योंकि यह समान कार्य और समान वेतन के विरुद्ध है। करारोपण के इस सिद्धांत के अंतर्गत कुशल व्यक्ति को दंडित किया जाता है। हेक का मानना है कि अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है। हेक का मानना है कि गरीब लोग दुर्भाग्य के शिकार हैं, अन्याय के नहीं। हेक का मानना है कि सर्वाधिकारवादी और कल्याणकारी राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अतः कल्याणकारी राज्य का मार्ग सर्वाधिकारवाद की ओर ही जाता है। हेक का मानना है कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था सबसे कुशल और सक्षम होती है। अब रॉबर्ट नाजिक के विचारों पर नजर डालते हैं। नाजिक नव उदारवादियों में एक अतिवादी विचारक माना जाता है। नाजिक राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। नाजिक का मानना है कि व्यक्ति अपनी प्रतिभा, क्षमता और योग्यता का स्वामी है, अतः व्यक्ति द्वारा अर्जित वस्तुओं पर उसी का हक है। नाजिक ने अणुवादी समाज को स्वीकार करते हुए कहा है कि समाज की मौजूदगी व्यक्तियों से पृथक नहीं होती है। नाजिक का मानना है कि राज्य का कार्य केवल पुलिस कार्य यानी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित होना चाहिए। नाजिक ने न्यूनतम करारोपण का समर्थन किया है। नाजिक ने न्याय के अधिकारिता सिद्धांत यानी हकदारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नाजिक ने अपनी प्रसिद्ध रचना एनार्ची स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 में आती है, के अंतर्गत न्याय के दो स्वरूपों, ऐतिहासिक न्याय सिद्धांत और साध्यमूलक न्याय सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। अब बात करते हैं मिल्टन फ्रीडमैन के विचारों को।
फ्रीडमैन ने नौ उदारवादी मान्यताओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। फ्रीडमैन का मानना है कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में और स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों में सह संबंध पाया जाता है। फ्रीडमैन का मानना है कि स्वतंत्रता वहीं पर संभव है जहां पर आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी है। फ्रीडमैन ने बाजार आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित राज्य का समर्थन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, नव उदारवाद और व्यवहारिक स्थिति को लेकर के। पूर्वी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्थाओं के विघटन तथा 1991 में पूर्व सोवियत संघ के विघटन की इस युगांतकारी घटना को फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी प्रसिद्ध रचना द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में इस बात का उल्लेख किया है कि उदारवादी विचारधारा ने विचारधाराओं के संघर्ष को जीत लिया है। फुकुयामा का मानना है कि उदारवाद ने फांसीवाद और नाजीवाद जैसी विचारधाराओं को पराजित करने का कार्य किया है, अतः उदारवादी लोकतंत्र ही विश्व के समक्ष उपलब्ध एकमात्र और सर्वोत्तम विकल्प है। उदारवाद की विश्वव्यापी विजय 1990 के बाद उदारवादी व्यवस्थाओं को पूर्व साम्यवादी देशों के साथ साथ तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में भी अपनाया गया, जिसे संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में उदारवाद का व्यापक एवं निर्णायक प्रसार हुआ है। नौ उदारवाद से संबंधित कुछ अन्य विशेष तथ्यों पर नजर डालते हैं। हेक, नॉजिक और फ्रीडमैन को नौ उदारवाद की त्रयी के नाम से भी जाना जाता है। नौ उदारवाद को नौ दक्षिण पंथ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हेक ने समाजवाद को दासता का मार्ग कहा है। राष्ट्रपति रीगन द्वारा अपनाया गया नौ उदारवादी कार्यक्रम फ्रीडमैन की मानसिक उपज थी। थैचरवाद और रीगनवाद यानी रीगनोमिक्स नौ उदारवाद से संबंधित नीतियां हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जो एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत हमने आप सभी लोगों के लिए तैयार किया था। और एग्जाम टाइम सीरीज का ये छठा वीडियो था, जिसके अंतर्गत राजनीतिक अवधारणाओं में हमने आप सभी के लिए उदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद और नव उदारवाद से संबंधित महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स को वीडियो के रूप में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और हिस्ट्री के लिए भी एग्जाम टाइम सीरीज जल्द शुरू होने वाली है साथियों, तो आप सभी लोग अभी चैनल से जुड़ जाएं। पार्ट 2 में राजनीतिक विचारधाराओं के पार्ट 2 में एग्जाम टाइम सीरीज के अंतर्गत हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आएंगे अनुउदारवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद और नारीवाद से संबंधित महत्वपूर्ण रिवीजन नोट्स को। तो यानी राजनीतिक विचारधाराओं के 3 वीडियो आएंगे, जिसमें ये पहला वीडियो आ चुका है और इसके बाद दूसरा और तीसरा वीडियो भी जल्द ही आप सभी को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।